हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय स्टडी चैनल्स। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास साइंस के 10th के पेपर के बारे में। इस पेपर में आपको कम से कम 20 मिनट की वीडियो में 50 या 60 नंबर आराम से मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने नीचे आपको प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट सबसे पहला क्वेश्चन है, एस्टिकरण से क्या तात्पर्य है, एक उदाहरण दे। तो फ्रेंड्स, सांस सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल की क्रिया कराने पर एथिल एसीटेट तथा जल का निर्माण होता है। फ्रेंड, जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसकी हम एसिटिक एसिड से क्रिया कराएंगे तथा एथिल अल्कोहल से क्रिया कराएंगे तो हमारे पास एथिल एसीटेट का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को एस्टिकरण कहते हैं। फ्रेंड्स, आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जिस प्रकार अम्ल तथा क्षार की क्रिया कराने पर लवण बनता है, उसी प्रकार, ठीक है, जो हमारा छिरका होता है और दारू होती है उसकी क्रिया कराने पर बनता है एसिटिक एसिड। एक बार फिर से सुन लीजिए, जिस प्रकार जल अम्ल तथा क्षार की क्रिया बनाने पर लवण बनता है, उसी प्रकार एसिटिक एसिड और दारू की अंगूर की क्रिया कराने पर एस्टिकरण बनता है। इस क्रिया को एस्टिकरण कहते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति की परिभाषा लिखो। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अगर कोई कार्य करता 30 सेकंड में W कार्य करे तो उसे शक्ति कहते हैं। शक्ति का मात्रक होता है बराबर W/T, P बराबर W/T तथा इसका मात्रक वाट होता है। इस शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं तथा वाट को V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का मात्रक वाट होता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो वह भूरे रंग की हो जाती है। जैसे कि आपने लोहे की कीली उसे कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया तो वह भूरी हो जाती है। जो लोहा होता है आपका कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। ये फार्मूला Fe+CuSO4। Fe का मतलब होता है लोहा, CuSO4 का मतलब होता है कॉपर। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना। आपसे पूछ सकता है कि कॉपर ऑक्साइड के साथ क्रिया लिखो, तो यही सूत्र लिखोगे। जब लोहे की क्रिया कॉपर ऑक्साइड के साथ होती है तो ये बनता है आपका। ठीक है, उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? वे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते लेकिन प्रतिक्रिया को वेग को बढ़ाते या घटाते हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। भाई, कुछ रासायनिक प्रतिक्रिया में तो भाग नहीं लेते हैं पदार्थ, लेकिन प्रतिक्रिया का जो वेग होता है, वेलोसिटी होती है, उसे घटा या बढ़ा देते हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन को हाइड्रोजन परमाणु को क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करना। जैसे कि हमारी बेंजीन है, हमने इसके लिए क्लोरीन से क्रिया करा के प्रतिस्थापित कर दिया। वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? यदि मैग्नीशियम रिबन है नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमी रह जाती है। यह परत मैग्नीशियम जलाने पर अवरोध पैदा करती है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमार से साफ किया जाता है। मेडलिम का आवर्त नियम क्या है फ्रेंड्स? जो मेडलिम का आवर्त नियम है, ये आपको मेडलिम का आवर्त नियम ले या आधुनिक आवर्त का नियम मिले, बस थोड़ा सा अपोजिट कर देना है, हो जाएगा आपका नियम। दोनों नियम में से आपको कोई भी नियम मिले, या मेडलिप का आवर्त नियम या आधुनिक आवर्त सारणी का नियम मिले। भाई, जो मेडलिप थे उन्होंने क्या किया, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रसायन गुण उनके परमाणुओं के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया। भाई, मेडलिप ने क्या किया, जो भाई तत्व होते हैं भौतिक और रसायन परमाणुओं के आवर्ती फलन होते हैं, उन्होंने तत्वों के परमाणु भार के क्रम को क्या किया, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। अक्रिय गैस का कोई समूह निर्धारित नहीं था। और लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसमें आधुनिक क्या हुआ, जो अक्रिय गैस का था उसमें का समूह निश्चित था। हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं मिल पाया था और समस्थानिक के लिए कोई स्थान नहीं था। और जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसमें सब अपोजिट हो गया था। उसमें अक्रिय गैस के लिए भी जगह मिली थी, हाइड्रोजन के लिए भी जगह मिली थी, समस्थानिक के लिए जगह मिली थी। ये हो गई आपकी आधुनिक आवर्त सारणी, जो मैंने थ्योरी की थ्योरी बता दी आपके लिए। जब मेडल तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तो प्रत्येक वर्ग में सभी तत्व के बहुत से गुण में समान थे, परंतु प्रत्येक सातवें तत्व के बाद आने वाले तत्व का गुण पहले वाले तत्व के समान पाए गए। जब भाई मेडल में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार में व्यवस्थित किया तो उन्होंने क्या देखा कि जो सातवें के बाद आने वाले तत्व का गुण पहले तत्व के समान पाए गए। जैसे उन्होंने बढ़ते हुए क्रम में लगाया, उन्होंने देखा जो पहले का गुण है वो सातवें का गुण है। इस प्रकार उन्होंने देखा। मिश्र धातु किसे कहते हैं फ्रेंड? जब दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, किसी धातु के अन्य धातु के साथ मिलाकर बनाया जाए समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। जैसे पीतल है, कांसा है,
ठीक है। मेटल है, आदि सभी क्या है, मिश्र धातुएं। घरेलू उपयोग, घरों, कारखानों, दफ्तरों में सभी जगह मिश्र धातुओं का उपयोग होता है। जैसे घर के बर्तन, अलमारी, पंखे, फ्रिज, हाउस आदि में मिश्र धातुओं का उपयोग होता है। ध्वनि उपयोग करने के लिए तावा है तथा कली से बनाई गई मिश्र धातु बेल मेटल होती है, जिससे अधिक ध्वनि उत्पन्न होती है। क्वेश्चन बन सकता है अधिक ध्वनि किससे उत्पन्न होती है, तो आप कहते हैं बेल मेटल से। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दें। भाई इस रसायन अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे कि अधिक क्रियाशील वाला धातु होता है, कम अभिक्रियाशील वाले धातु को यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जो अधिक क्रियाशील वाला धातु होता है, कम क्रियाशील वाले धातु को विस्थापित कर देता है, उसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया में जो एफी क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, और सीयू उसे विस्थापित कर देता है। वियोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया जब कोई यौगिक टूटकर दो अधिक यौगिकों का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोई पत्थर है भाई, दो भागों में तोड़ जाए तो ये क्या कहलाएगी, वियोजन अभिक्रिया। अब केमिस्ट्री की भाषा में लिखेंगे, जब एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। संरक्षण से आप क्या समझते हैं, आप जानते हैं कि लोहे की बनी हुई नई वस्तुएं चमकीली होती हैं। जो लोहे की वस्तु होती हैं चमकीली होती हैं, कुछ दिन बाद वायु में छोड़ दिए जाने पर उनमें क्या आती है, जंग लग जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं, ठीक है। लेकिन यह प्रक्रिया अन्य धातुओं की परतों पर भी होती रहती है, उनका रंग बदलता है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, जब कोई धातु अम्ल या अपने आसपास के आर्द्रता के संपर्क में आती है, तो संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण विधि कहते हैं। भाई आप जानते हैं, जैसे कोई नई लोहे की चीज ली आपने, उसे खुले में छोड़ दिया, तो कुछ दिन बाद क्या होता है, भूरे रंग की उस पर परत आ जाती है, ठीक है। और यह अभिक्रिया अन्य धातुओं के साथ भी होती है, और उनका रंग बदल जाता है। जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है, तो संक्षिप्त हो जाती है, ठीक है फ्रेंड। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं का क्या अर्थ है फ्रेंड, समझ लीजिए। ऊष्माक्षेपी ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा निकलती है, भाई जिससे ऊष्मा निकलती है वो कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, और जो ऊष्मा लेती है वो कहलाती है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। फिर से समझ लीजिए, जो ऊष्मा लेती है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि मेथेन हो गई, ये क्या है फ्रेंड, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे बेरियम डाइऑक्साइड क्या हो गई, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई। फ्रेंड्स अब आप समझ लीजिए उत्तल दर्पण क्या होता है। जो उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, इनमें अंतर, और क्वेश्चन आपको बन जाए कि उत्तल लेंस क्या होता है। आप बुक से देख के उत्तल लेंस अवतल लेंस के स्ट्रक्चर बना लेना। देखो भाई, जो उत्तल लेंस होता है बीच से मोटा होता है तथा किनारों से पतला होता है, और अवतल लेंस क्या होता है, बीच में पतला तथा किनारों से मोटा होता है। अक्षर बड़े आकार के दिखाई देते हैं, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी उल्टा बनता है, और इसमें वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। लेंस को बाईं तरफ हिलाएं तो प्रतिबिंब दाईं तरफ गति करता है। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है और इसकी ऋणात्मक होती है। अब फ्रेंड आप समझ लीजिए कि उत्तल और अवतल दर्पण का क्या यूज होता है। जो अवतल दर्पण का निम्न उपयोग है, बड़े आकार के अवतल दर्पण का प्रयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है। इसका उपयोग जैसे कि वाहन की हेडलाइट, जो आगे वाली फ्रंट वाली लाइट होती है, इसमें इनका प्रयोग होता है। लैंपों में इनका प्रयोग होता है, सर्च लाइट होता है। जैसे किसी चीज को ढूंढने के लिए इस अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, किसी चीज को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। दांत चिकित्सक द्वारा भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है फ्रेंड। और जो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, जो गाड़ी के पीछे के साइड देखने के लिए होता है, वो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। भाई जब कोई प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम दूसरे समांगी माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जब कोई प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से, एक समान माध्यम से गई और दूसरे समान माध्यम में वापस आ जाए उसी मार्ग में, इसे प्रकाश का इससे प्रकाश की किरण क्या होती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। भाई प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण तथा आपतित किरण। जो आपतित किरण होती है तथा आपतन बिंदु, तीनों एक ही तल पर होते हैं। जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन दो माध्यम के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है, तो आपतन कोण आई साइन जय आर का साइन उत्पादन एक नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। और भाई क्षारक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षारक क्या होता है, क्षारक वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टे होते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। और क्या होते हैं, जलीय विलयन के साथ क्या देते हैं, OH आयन देते हैं, तथा अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं तथा स्वाद में, ठीक है फ्रेंड। क्षारक क्या होते हैं फिर से समझ लीजिए, स्वाद में कड़वे होंगे, लिटमस को
लाल लिटमस को नीला कर देंगे। जलीय विलयन क्या, OH प्लस आयन देगा तथा अम्लीय क्रिया करके लवण बनाएगा। ठीक है फ्रेंड, लवण कैसे होते हैं, जैसे NaOH हो गए, CuU हो गए। फ्रेंड प्रकाश का परावर्तन, एक मिनट फ्रेंड्स, तो आपसे पूछे कि अम्ल क्या होता है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा H प्लस आयन देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका हो गया अम्ल हो गया। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण होती है एक तल से दूसरे तल की ओर जाती है तथा उसी टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है फ्रेंड, कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से सीधे गई और वापस लौट आई, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। और ये प्रकाश का परावर्तन के नियम दो होते हैं, जैसे अपवर्तन के नियम होते हैं। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही अभिलंब पर होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तरफ पर होते हैं। ठीक है फ्रेंड, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। फ्रेंड धातु, धातु क्या होता है फ्रेंड, सुन लीजिए, धातु किसे कहते हैं। धातु, धातु प्राय उन तत्वों को कहा जाता है सामान्यतः रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग दे। फ्रेंड धातु क्या होते हैं, जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग दें उन्हें कहते हैं धातु, मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए उन्हें कहते हैं धातु। ठीक है, धातु धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्या करते हैं, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं और धातु कहलाते हैं। आवर्त सारणी में कुल तत्व कितने 118 से लेके 91 तत्व धातु हैं, जबकि 27 में क्या है, तत्व अधातु हैं। आवर्त सारणी में धातुओं का क्रम जो क्या है, जो हाइड्रोजन क्या है फ्रेंड्स, ये जो अधातु है ये हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये क्या है, हाइड्रोजन है। धातु और अधातु में अंतर समझ लीजिए। धातु में ऑक्साइड क्षारीय होते हैं तथा अधातु में ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। भाई जो धातु में ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। आप समझ लीजिए धातु क्या होती हैं, धातु वे होती हैं जो पीटे जाने पर आघात वर्धिता करती हैं तथा तन्यता का गुण उत्पन्न करती हैं। जैसे हम धातु को पीटेंगे तो चादर का रूप ले लेगी, इसे कहते हैं धातु। ठीक है फ्रेंड, अगर धातु को हम खींचेंगे, जैसे सोना है उसे खींचेंगे फ्रेंड तो वो 2 किलोमीटर तक लंबा हो जाएगा, इसे कहते हैं धातु। ठीक है फ्रेंड्स, और धातु क्या होते हैं, इनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। अधातु में क्या होता है, अधातु क्षारीय प्रकृति के होते हैं, पारदर्शी माध्यम के होते हैं और इनमें चमक नहीं होती है और पीटे जाने पर भंगुर हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय ये होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। धातु की प्रकृति ठोस अवस्था में मिलती है और पारा को छोड़कर धातु ठोस सिर्फ 3 अवस्था में पाई जाती हैं। सभी धातु अपारदर्शी होती हैं, जबकि अधातु में क्या होती हैं, पारदर्शी और अपारदर्शी तथा पारभासी होती हैं। धातु उसमें विद्युत की सुचालक होती हैं और धातु क्या होती है, उष्मा की कुचालक होती हैं। धातुओं में आघात वर्धिता तन्य होती है और धातुएं भंगर होती हैं। ठीक है फ्रेंड, धातुओं का क्वथनांक गलनांक उच्च होता है तथा अधातुओं का गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। धातु आपस में मिलकर मिश्र धातु बनाती हैं तथा पारे के साथ मिलकर अम्लगम बनाती हैं। अधातु आपस में मिलकर मिश्र धातु नहीं बनाती हैं। मानव नेत्र, फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मानव नेत्र। भाई जो मानव नेत्र है एक मूल्यवान, बहुत ही मूल्यवान ज्ञान, यह कैमरे की भांति कार्य करता है। हम इस अद्भुत संसार की रंग बिरंगी चीजों को इसी के द्वारा देख पाते हैं। यह क्या होता है, एक क्रिस्टलीय लेंस होता है। प्रकाश सुगराई पर्दा जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, इस प्रतिबिंब पर बनता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को किरणिया कहते हैं। ठीक है, किरणिया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। यह पुतली के साइज को नियंत्रित करती है, जबकि पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है। लेंस दूर या नजदीक के सभी प्रकार की वस्तुओं को समायोजन कर सकती है। भाई जो लेंस की दूरी होती है उसे कम या देखने में हेल्प करती है। जी है लेंस, आँख का चित्र, आप इसे देख लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, कार्नीय स्वच्छमंडल, किरणीय क्या होता है फ्रेंड, जो काला दिखाई देने वाला गोलाकार भाग होता है उसे किरणीय कहते हैं। नेत्र का डायफ्राम के ऊपर स्थित एक पतली झिल्ली होती है, इसी से होकर नेत्र में किरणीय होती, क्या होती, काला दिखाई देने वाला गोलाकार भाग होता है, इसे किरणीय कहते हैं। यह नेत्र के डायफ्राम के ऊपर स्थित एक पतली झिल्ली में होता है। ठीक है, कार्य, कार्य क्या होता है, इसी से होकर नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। जो हमारी काली होती है, झिल्ली होती है, इसी से क्या करता है, यह नेत्र का सबसे नाजुक भाग होता है। कॉर्टेक्स अंग्र नेत्र का सफेद भाग होता है, जो हमारे जो काला वाला व्यास होता है इसकी तरफ सफेद सफेद होता है, इसे कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, और इसे किरणा के चारों ओर फैला रहता है। यह आँख की रक्षा कवच भी कहा जा सकता है। यह नेत्र के भारी तत्वों से सुरक्षा करता है, नेत्र को चिकनाहट प्रदान करता है, यह आँख को भारी आघात से बचाता है। परितालिका, यह किरणा के पीछे स्थित होता है, किरणा के पीछे स्थित होता है, वो क्या कहलाता है, परितारिका कहलाता है। यह एक गहरा बेलनाकार पेशीय डायग्राम है। इसका कार्य क्या होता है, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली, यह परितारिकाल के विलय से बना होता है। रिक्त स्थान होते हैं जो परितारिका के केंद्र में होता है और अभिनय
नेत्र में ले जाकर खुलता है। कार्य क्या होता है? यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो हमारा प्रकाश होता है उसे यह नियंत्रित करता है। जब परितारिका सिकुड़ती है तो पुतली का साइज कम हो जाता है और नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा भी कम हो जाती है। और जब परितारिका फैलता है तो पुतली का साइज भी बढ़ जाता है और नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा भी बढ़ जाती है। निकट दृष्टि दोष क्या होती है? निकट दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति निकट की वस्तु तो स्पष्ट देख सकता है, ठीक है, निकट दृष्टि में निकट की वस्तु स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर पास आ जाता है, दूर बिंदु अनंत में ना होकर पास आ जाता है। इससे प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर न बनकर दृष्टिपटल के सामने बनता है। भाई निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष हम निकट की वस्तु को तो स्पष्ट देख लेंगे, परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाएंगे और इसका बिंदु अनंत पर ना होकर पास हो जाता है, पास आ जाता है, ठीक है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या अत्यधिक हो जाती है, मतलब जो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या होती है बढ़ जाती है और नेत्र का गोलार्ध लंबा हो जाता है। और इस लेंस में हम इस दोष को दूर इस दोष को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें एक अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। निकटवर्ती दोष और प्रकाश किरण आरेख संशोधन, यह स्थिति है जो हमारे ये नॉर्मल आइस होती है वो ये है। हम जानते हैं कि दूर बिंदु अनंत पर ना होकर पास स्थित है। ये क्या होता है? ये अनंत पर स्थित है, लेकिन क्या होता है दूसरी स्थिति में कि दूर बिंदु अनंत पर ना होकर पास आ जाता है। ये जिसपे इसमें देखिए इस प्रकार दोष में दूर बिंदु अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है, तब इस दोष से ग्रस्त व्यक्ति नजदीक रखी वस्तुओं को नहीं देख पाता है, ठीक है। जो दूर से न होकर पास आ जाता है, जिससे वस्तु क्या होते हैं? वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इसका कारण यह है कि बिंदु आंख के पास आ जाता है और इसके कारण प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के सामने बनता है। और जो दूसरा इसमें संशोधन निवारण है, इस स्थिति के निवारण के लिए किसी उपयुक्त क्षमता के उत्तल अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे जिससे संशोधित हो जाएगा। और वही दूरदृष्टि दोष क्या होता है? इसमें व्यक्ति को निकट की वस्तुओं तो दूर की वस्तुओं से दिखाई देती हैं। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ऐसे व्यक्ति का निकट बिंदु पास में न होकर 25 सेंटीमीटर दूर हो जाता है, दृष्टिपटल पर बनकर दृष्टिपटल के पीछे बनता है। इसका कारण क्या होता है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना और नेत्र का गोलांक छोटा हो जाना। इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं? एक उत्तर दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसकी स्थिति जो नॉर्मल होती है ये होती है, एक समान नेत्र के बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर दूरी है और 225 सेंटीमीटर से हट जाता है ये। और ऐसी दृष्टि दूर वाले व्यक्ति को निकट बिंदु समान निकट बिंदु पर न होकर दूर हट जाता है। ये नॉर्मल दूरी है, आप लोग पढ़ लेना। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव की नेत्र की समझने की क्षमता होती है ना, घट जाती है। जैसी मानव की एज होती जाती है उसकी देखने की क्षमता क्या होती है? कम हो जाती है और बिंदु दूर हट जाता है। इस दोष को क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को निवारण के लिए हम दूर इस दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि और दूरदृष्टि दोनों दोष पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस दोनों का प्रयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष में उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस दोनों लेंसों का प्रयोग करते हैं। इसमें दोनों दोष हो जाते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। इस दोष को कहते हैं जरा दृष्टि दोष। कारण इन्हें पास की वस्तु आराम से दिखाई देने में कठिनाई होती है, जिसका निम्न कारण है। यह दोष पश्चिमी पेशी किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले के अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? अरे बंद ना है भाई। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काफी ऊंचाई पर होता है, इसलिए उसे आकाश नीले की जगह काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इसीलिए उसे आकाश नीले की जगह काला दिखाई देता है। भाई क्रांतिक कोण क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई आपतन कोण जिसका अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, जिसका मान 90 डिग्री हो वो क्या कहलाएगा? क्रांतिक कोण। जिसका मान कितना हो? 90 हो, जिसका मान 90 डिग्री होता है वह कहलाता है क्रांतिक कोण। टिंडल प्रभाव क्या होता है? जब कोई प्रकाशीय कण पुंज ऐसे महन करोड़ से टकराए, जब कोई प्रकाशीय कण किसी पुंज से टकराए उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। इन किरणों से क्या विषय प्रकाश परावर्तित हो जाता है। भाई कि जब कोई प्रकाश की किरण टकराती किसी महन कणों से, ठीक है, मार्ग दिखाई देने लगता है, बाद में क्या होती है? प्रकाश फैलने लगता है, वहां से प्रकाश परिवर्तित होता है और कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की टंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है। विद्युत धारा की मात्रा की परिभाषा लिखिए। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रभावित होता है तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा एम्पियर कहते हैं और इसी को ओम का नियम कहते हैं। 1 सेकंड में प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत मोटर का चित्र बनाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में इस बार आना ही आना है।
एक यंत्र जो विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। भाई जो हमारी मोटर होती है वो क्या करती है, विद्युत धारा को क्या में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, उसे वैद्युत मोटर कहते हैं। जब एक आयताकार कुंडली को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब कोई आयताकार कुंडली है उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो यह क्या कहता है, यांत्रिक बल का कार्य करती हुई निरंतर घूमती रहती है। यह सिद्धांत पूर्ण रूप से गैल्वेनोमीटर तथा अन्य विद्युत उपकरणों में कार्य करता है। यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के सिद्धांत पर आधारित है। फ्रेंड्स क्या होती है, जो वैद्युत मोटर होती है, जो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करती है, वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। जैसे ही आपने मोटर चलाई तो जो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को क्या में बदलता है, वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बन सकता है। प्रकाश का बल विक्षेपण क्या होता है, जब कांच प्रिज्म से प्रकाश के पुंज से गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में बढ़ जाता है। जब आपने प्रकाश पुंज से गुजारा तो यह 7 रंगों में बढ़ जाता है, इसे कहते हैं प्रकाश का बड़ विक्षेपण। जब प्रकाश 7 रंगों में बढ़ गया तो इसे प्रकाश का बड़ विक्षेपण कहते हैं। इन 7 रंगों को बैगनी, हल्के नीले तथा पीला, ऑरेंज ये कलर होते हैं। सभी रंग अलग अलग कोने पर मुड़ते हैं। लाल रंग सबसे कम मुड़ता है और बैगनी सबसे अधिक। भाई जो लाल रंग होता है इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, इसे विगोर के द्वारा से याद रखा जा सकता है। और टिंडल प्रभाव इसमें देखने को मिलता है, जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी जब कोई धुएं से भरा कमरा है और किसी छिद्र के द्वारा देखा जाए तो किरण पुंज प्रवेश करती है, इस परिघटना को देखा जा सकता है। भाई जब कोई कमरा है उसमें धुआं भरा है, आप किसी छेद के द्वारा देखो उसमें, तो प्रकाश पुंज प्रवेश करता है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का बड़ विक्षेपण कहते हैं। अम्ल क्या होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और लीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसे Na2CO3 हो गए। और ये क्या होते हैं, इनका जो पीएच मान होता है वो 6 से कम होता है, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जिनका पीएच मान 6 से कम होता है वो अम्लीय कहलाते हैं। जिनका पीएच मान 6 से ऊपर होता है यानी 7 से 14 के बीच में होता है वो क्षारीय कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जिनका मान 7 होता है वो उदासीन कहलाते हैं। जैसे जल का पीएच मान 7 होता है, मूत्र का पीएच मान 6 होता है, लाल का पीएच मान 7.4 होता है फ्रेंड्स। अम्ल अम्ल और क्षार में अंतर। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल लीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। अम्ल हमेशा H+ आयन देते हैं और ये उल्टा हो जाएगा। क्षार हमेशा OH आयन देते हैं और धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। फ्रेंड्स ये हो गया आपका अम्ल तथा क्षार में अंतर। रक्त क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रक्त एक रुधिर की तरह संयोजी ऊतक होता है जिसमें प्लाज्मा एवं रुधिर कोशिकाएं होती हैं। भाई इसमें क्या होता है, रक्त में रुधिर और प्लाज्मा होता है। मनुष्य में जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें 5 लीटर ब्लड होता है। अगर किसी मनुष्य का अगर 70 किलो वजन है तो उसमें उसके जो वजन का वेट होता है वो 7% होता है, यानी कि उसमें 5% होता है, यानी कि उसमें कितना हो जाएगा, 3.5 लीटर खून हो जाएगा। जितने व्यक्ति में वजन होगा उसके वजन का 5% ब्लड होता है व्यक्ति में। रुधिर के 2 भाग होते हैं, द्रव तथा प्लाज्मा, और इसका ठोस भाग कोशिकाओं से बना होता है। लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रुधिर कोशिकाएं हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण मुख्य रूप से ऑक्सीजन संबंध का कार्य करती हैं तथा कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का संबंध करती हैं। भाई लाल रुधिर कणिका होती है वो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण मुख्य रूप से ऑक्सीजन का संबंध कार्य करती हैं तथा कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का संबंध करती हैं। और जो श्वेत WBC होती है जिन्हें कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं शरीर में प्रतिरक्षा का निर्माण करती हैं। WBC हमारा क्या काम करती हैं, शरीर में कोई सी बीमारी से लड़ने का काम करती हैं, प्रतिरक्षा का काम करती हैं तथा जीवाणु तथा रोगाणुओं को शरीर से नष्ट करती हैं। अब भाई ये रक्त समूह है, ये हमारा रुधिर तथा लसिका में अंतर। भाई रुधिर रंगीन होता है, इसका रंग लाल होता है, और जो लसिका होती है इसका कोई कलर नहीं होता है। रुधिर में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या अधिक मात्रा में होती है। रुधिर में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या होती है। लसिका में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या अधिक संख्या में पाई जाती है और लसिका में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या कम मात्रा में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, रुधिर में फाइब्रोजन की मात्रा अधिक पाई जाती है और इसमें कम पाई जाती है। रुधिर में प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक पाई जाती है और कार्बन डाई की मात्रा कम पाई जाती है। रक्त में ऑक्सीजन कार्बन डाई की परिवहन होता है। धातु धातु फ्रेंड्स समझ लो, धातु में क्या होती है, एक विशेष प्रकार की चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके क्वेश्चन होगा। यहाँ से आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक होना है, कौन सा कोण अगर किसी नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक होगी तो होता है दूरदृष्टि दोष होता है। नेत्र में किस वस्तु का वास्तविक होगा, जो निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता उसे क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन है, आप लोग खुद कर लेना, सब करा दिए, सब आंसर मिलेंगे पढ़ने के बाद, आप इसे लगाना।
एक स्वस्थ मनुष्य के नेत्र के लिए निकटतम तथा दूर बिंदु क्रम से क्या होगा, 0 से 25 सेंटीमीटर। नेत्र दूर से वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, उस नेत्र में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है फ्रेंड्स। ये देख लेना क्वेश्चन फ्रेंड्स, सारे ऑल क्वेश्चन देख लेना। कम से कम 40 नंबर का पेपर मिलेगा चंद्रमा पर, क्योंकि आकाश काला होता है इसीलिए उसे, वो लीला होता है इसलिए काला दिखाई पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन आप देख लेना। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, लाल दिखाई पड़ता है फ्रेंड्स। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁷ होता है आंसर इसका। फिर कौन सा रंग जैसे खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है, खतरे के रंग में कौन सा रंग प्रयोग होता है सत्यम? लाल। नेत्र गोलाक निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण क्या कारण है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का। ये क्वेश्चन है सब ऑब्जेक्शन टाइप के, लगा लेना, पढ़ लेना। कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, एजी। कौन सी उपधातु है, शुद्ध सोना होता है कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। पीतल है धातु। धातु। चाकू से काटा जा सकता है, वो जी, कैल्शियम। कैल्शियम। कौन सा आयनिक यौगिक है, निम्न में से NaCl। कौन सा धातु है, मत बोलना। धातु कमरे के ताप पर होती है क्या, पारा। सीसा और टिन को मिश्र धातु कहते हैं। उपधातु। 1 ग्राम सोना कितना लंबा बनाया जा सकता है, 2 2 किलोमीटर। किलोमीटर। धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता क्या कहलाती है, धातु को तार के रूप में खींचने क्या कहलाएगा, आघात बढ़ता। नहीं, तन्यता। आघात बरतना पीटने को कहते हैं। और जो धातुओं को पीट कर पतली तार के रूप में बनाया क्या कहलाता है, आघात भर। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, तामा। सोना। इनमें से कौन सा धातु चमकीला होता है, आयोडीन। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है जल में। कांच में। मोटर गाड़ी के सामने लगा रहता है, कौन सा लेंस लगा रहता है, अवतल लेंस। मोटर की कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। डायोप्टर। ठीक है, अगर किसी लेंस की क्षमता की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी डायोप्टर क्षमता भी कितनी होगी, 1 मीटर होगी। 1 मीटर आईडी। आज पढ़ाया था 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस क्षमता कितनी होगी। ये सब क्वेश्चन हैं, -d। कुछ मत बोलो मत। ये सब क्वेश्चन है, देख लेना, याद कर लेना। जो दांत वाले डॉक्टर होते हैं किस शीशे का प्रयोग करते हैं, कौन से मिरर का, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है, क्या मात्रक होता है विद्युत का, ओम होता है। 2500 सेंटीग्रेड होता है फ्रेंड टंगस्टन। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है फ्रेंड्स। टंगस्टन का बना होता है तंतु। एसआई का मात्रक जूल होता है। 1 किलोवाट क्या होता है, यूनिट की इकाई है फ्रेंड्स। ये 1 जूल का मान होता है फ्रेंड्स, देख लेना। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो। थैंक यू वेरी मच।